हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन का डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अपना प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन आ चुका है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको फुल कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी फॉर एनी एग्जाम। ओके, किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी स्टेट, एई, जेई, ईएससी, गेट, सबके लिए अलग अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपने एक बार सिविल इंजीनियरिंग को पूरे तरह से पढ़ लिया, उसी कंटेंट को हर जगह अप्लाई करिए। ये जो अलग अलग बैच निकाल देते हैं ना, जीपीएससी के लिए अलग बैच, इसके लिए अलग बैच, कोई जरूरी नहीं है। इट नॉट नेसेसरी, है ना। किसी भी एग्जाम का स्ट्रेंथ कम या ज्यादा नहीं होता है। इंजीनियरिंग एक बार पढ़ लोगे, उस एग्जाम का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उससे क्वेश्चन आया तो सॉल्व होगा, तो इजी लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है और उससे क्वेश्चन आ गया, भले ही इजी है लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, तो वो टॉपिक आपको हार्ड लगेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई एक्सक्लूसिव बैच वाला जो सिस्टम आजकल मार्केट में ऑनलाइन ये सब चल रहा है ना, एजुकेशन मीडिया में, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ जाओ, जितने भी पेपर है आपके रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर, और एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओ, एग्जाम दे दो, एग्जाम क्लियर होगा आपका। 100% लिख के देता हूं। आत्मविश्वास चाहिए भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम निकालने को, मेरे प्यारे इंजीनियर ब्रो। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे कम बात करके। तो देखो, एक मेंबर है, दो सपोर्ट है, सपोर्ट ए सपोर्ट बी, दोनों सपोर्ट पे हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शन, एसएफडी बीएमडी बनाना है और एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाना है। तो हमको सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस को निकालने होंगे। तो यहाँ पे कितने सपोर्ट रिएक्शन है, देखिए ये है आपका आर ए, लेट्स सपोज दिस इज योर एच ए, सिमिलरली दिस इज योर आर बी एंड दिस इज योर एच बी। तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस आर इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल टू अस इक्वल टू ई इक्वल टू 3। ओके, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल टू अस कहने का मतलब है कौन कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास है जो हम यूज करते हैं। पहला, समेशन एफ ऑफ वाई, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। सेकेंड, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। थर्ड, समेशन ऑफ movement about z axis about any support for the entire structure। ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, ये हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करते हैं। ये जो पूरा का पूरा मेंबर है ना, ताकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस इस मेंबर के ऊपर बैलेंस्ड हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस इस मेंबर के ऊपर बैलेंस्ड हो, और मूवमेंट एट एनी सपोर्ट, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी या पॉइंट सी, कहीं पर भी बैलेंस्ड हो। मतलब किसी भी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स या मूवमेंट इस स्ट्रक्चर में ना रहे, है ना। इसलिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस अबाउट एनी सपोर्ट, यहाँ पे दोनों सपोर्ट देखिए, सपोर्ट ए सपोर्ट बी, दोनों सिंपल सपोर्ट है। तो हम किसी के अबाउट, किसी एक सपोर्ट के अबाउट ए कॉमा बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये मेरा 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया, 3। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस ई, तो इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मीन्स रेडंडेंसी कितना है, 1। मीन्स एक देखो, इस रेडंडेंसी 1 कहने का मतलब देखिए, आपके पास 3 इक्वेशन था, तो 3 इक्वेशन से 3 अननोन निकल जाएगा। 3 अननोन सपोर्ट रिएक्शन बाय यूजिंग 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप निकाल लोगे। लेकिन ये जो एक आ गया इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये एक रिएक्शन कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे बाय यूजिंग दिस 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको अतिरिक्त कोई कंडीशन चाहिए होगी। वो जो अतिरिक्त एडिशनल कंडीशन है, या फिर वो जो अतिरिक्त कंडीशन है, उसे हम कहते हैं दोस्तों कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन। कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर हमको एक ना एक कोई ना कोई कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन यूज करना होगा। और देखिए, ये कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन आप डिफरेंट टर्म्स में यूज करते हैं। इसका बड़ा बड़ा इक्वेशन बनता है, जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड को यूज करके हम कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लिख सकते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करके कॉम्पैटिबिलिटी लिख सकते हो। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड है, लेकिन यहां पर
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सोम का ही बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा कंपैटिबिलिटी लिखने के लिए। तो वो बात की बात है, वो बाद में लिखूंगा। पहले ये जो मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इनको यूज करके जितना सपोर्ट रिएक्शन निकल पाएगा, कह रहा है ना कि 3 सपोर्ट रिएक्शन निकल जाएगा, तो इनको यूज करके 3 सपोर्ट रिएक्शन में सबसे पहले निकाल लेता हूं, ट्राई करता हूं, देखता हूं कौन कौन से निकल जाते हैं मेरे। ठीक है, तो चलो अब सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे इस मेंबर का। तो इसके लिए देखिए हमको इस मेंबर का लोडिंग डायग्राम चाहिए। अब इस मेंबर का लोडिंग डायग्राम कैसा गिवन है, ये एक मेंबर गिवन है, यहाँ पर एक वर्टिकल मेंबर गिवन है, देखो एट पॉइंट सी, और इस वर्टिकल मेंबर पे एक पॉइंट लोड लगाया है। तो हमको अब यहाँ पे लोड शिफ्टिंग करना होगा, फिर लोडिंग डायग्राम हमको मिल जाएगा। तब मैं जब लोड शिफ्टिंग करूंगा तो जो मेरा लोडिंग डायग्राम मिलेगा, जस्ट ए मिनट, देखिए, तो ये देखो, ये था ऐसे P और ये लेंथ है A। ये मैंने यहां नीचे भी सेम बीम को बना देनी है, बीम को बना दिया। तो ये देखो, जब मैं लोड शिफ्टिंग कर रहा हूं, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा बीम को ऐसे बनाता हूं, मतलब 2D में। तो जब मैं लोड शिफ्टिंग करूंगा एट पॉइंट C, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लोड है A डिस्टेंस के ऊपर, इसको एज इट इज इस पॉइंट C पर ऐसे अप्लाई कर दूंगा P। अब ये P को पॉइंट C पे शिफ्ट किया, तो इसके साथ एक मोमेंट भी शिफ्ट हो रहा है, क्या समझ रहे हो कि नहीं? एक मोमेंट भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट C से ये जो फोर्स है A डिस्टेंस ऊपर है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, समझ रहे कि नहीं? तो एक मोमेंट भी आ जाएगा अबाउट Z एक्सिस, और वो मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, P इंटू A, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज मोमेंट आएगी कि नहीं, समझ रहे? मतलब ये जो P फोर्स है, ये जो C पॉइंट के अबाउट इस मेंबर को क्लॉकवाइज रोटेट करवाने का कोशिश कर रहा है ना, इस तरह से, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा कि नहीं, P इंटू A का। समझ गया यहां तक आप? ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं कंप्लीट करता हूं। तो अब देखो, तो मैं सपोर्ट रिएक्शन लिख देता हूं। तो ये मेरा C पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा C पॉइंट है। ये मेरा A था, तो यहां पे मैं लिया था RA, और मैं लिया था यहां पे HA, ये लिया था मैं HB, और मैं लिया था ये डायरेक्शन RB का। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ ऑफ मेंबर, जो टोटल स्पैन लेंथ है इस बीम का, वो है L। वो कितना है L, और ये पॉइंट C फ्रॉम सपोर्ट A, इट इज एट सम डिस्टेंस A। तो CB कितना हो जाएगा, L माइनस B, सॉरी L माइनस A, ये हो जाएगा CB। क्लियर है? तो चलिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0। f ऑफ y x y z क्या है, देखिए मैं एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा हमेशा। ये जब भी कन्वेंशनल क्वेश्चन आ जाए SFD BMD का, तो ये एक्सिस ड्रॉ करना मत भूलिएगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जहां पर भी लिखेंगे, यहां लिख दीजिए y, ये x और ये z। तो इससे एग्जामिनर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, समेशन f ऑफ y अगर 0 लिखेंगे तो y जो है वर्टिकल एक्सिस है, x जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है या फिर एक्सियल एक्सिस है, और ये z जो एक्सिस है ये भी ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, या फिर ओके ये सॉरी या फिर क्या, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कि अलोंग विड्थ कट कर रहा है मेंबर का, जिसके अबाउट मूवमेंट लगती है। इसी ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट आपका बेंडिंग मोमेंट लगेगा, ऐसा या फिर ऐसा। समझ में आ रहा है? ये y एक्सिस के अबाउट भी बेंडिंग मोमेंट लगता है, क्योंकि y एक्सिस भी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे y एक्सिस वाला लोडिंग नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है। लोडिंग कैसा आपका, लोडिंग है वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ये x एक्सिस के अलोंग एक प्लेन पे लोडिंग है, तो उस कारण से z एक्सिस पे आपका मूवमेंट आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए हम mz लिख रहे हैं हमेशा। ओके, नाउ तो समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0 अगर लिखूंगा तो RA प्लस RB इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, RA प्लस RB इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। तो यहां से मेरे को यह पता चला कि RA इक्वल टू माइनस RB। लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो यहां से मुझे मैग्नीट्यूड पता नहीं चला। चलो अब मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करता हूं, समेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस लिखूंगा। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि HA प्लस P इक्वल टू HA प्लस P इक्वल टू
एच बी, ये पता चला। तो यहां से मेरे को ये पता चल रहा है कि एच बी का जो वैल्यू है ये है एच ए प्लस पी, या फिर एच ए का जो वैल्यू है इट इज नथिंग बट एच बी का जो वैल्यू होगा उससे हमको पी सब्ट्रैक्ट करना होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमको वैल्यू मैग्नीट्यूड अभी भी पता नहीं चला। चलिए अब तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उसको लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं सपोर्ट बी के अबाउट समेशन ऑफ एम बी। तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, जस्ट ए मिनट, थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सपोर्ट बी, ओके, इक्वल टू 0 लिख देता हूं। तो देखो कौन कौन से फोर्सेस होंगे। सपोर्ट रिएक्शन आर ए के कारण एक मोमेंट आएगा। जब भी हम मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं अबाउट एनी पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉक इक्वल टू क्लॉक कर देते हैं सिंपली। तो आर ए के कारण पॉइंट बी पे या फिर सपोर्ट बी के अबाउट किस तरह का मोमेंट रिएक्शन है, क्लॉकवाइज। और तो मैं क्या लिखूंगा, तो आर ए इंटू एल, फिर ये जो P इंटू ए का जो मूवमेंट है ये भी, इसका भी इफेक्ट क्लॉकवाइज ही है ना, पी ए। और कोई फोर्स का इफेक्ट होगा क्या, और कोई फोर्स के कारण B पर मूवमेंट आ रहा होगा क्या, नहीं। तो इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को क्या पता चलेगा, आर ए इक्वल टू माइनस पी ए बटा एल। समझ रहा है कि नहीं, आर ए इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस पी ए बटा एल। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आ जाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन मैंने आर ए का एज्यूम किया था वो अपवर्ड डायरेक्शन एज्यूम किया था, लेकिन एक्चुअली में कंडीशन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, आर ए का रियल डायरेक्शन है नीचे। तो अगर मैं लोडिंग डायग्राम बनाऊंगा और उसमें आर ए का जो डायरेक्शन है वो नीचे कर दूंगा, अगर मैं डाउनवर्ड कर दूंगा तो मैं लिखूंगा केवल पी ए बाई एल, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर अपवर्ड रहेगा तो मैं माइनस पी ए बाई एल लिखूंगा। समझ पा रहे हो ना कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आर ए इक्वल टू आपका निकल गया कितना, माइनस पी ए बाई एल। तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल टू पी ए बाई एल, सिंपल। तो आर बी का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड सही है, बस आर ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा एक्चुअली में। सो एक्चुअली में जो आपका लोडिंग डायग्राम होगा ये, जिसमें आप सपोर्ट रिएक्शन अभी जो निकाले हैं वो क्या होगा, देखिए मैं लिख सकता हूं कि ये यहां पे आर ए डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहां पे आर बी अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां पे कोई पॉइंट सी है एट सम डिस्टेंस ए फ्रॉम सपोर्ट ए। तो ये क्या होगा, एल माइनस ए, ओके, एल माइनस ए। पॉइंट सी पर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रही है कंप्रेसिव नेचर का, ऐसा मैग्नीट्यूड P, समझ में आ रहा है, पॉइंट सी से नाउ। और यहां पर एक मोमेंट भी एक्ट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी मैग्नीट्यूड है पी ए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया लोडिंग डायग्राम। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस है ये है एच ए और ये हो गया एच बी। तो इन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके मेरे को किसका किसका वैल्यू निकला, आर ए का वैल्यू निकल गया, आर बी का वैल्यू निकल गया, और एक रिलेशन मेरे को मिला है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बीच में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है हमको ये पता नहीं चला है। तो देखो चूंकि आर ए और आर बी का वैल्यू हमको निकल गया, तो मैं अब इनका वैल्यू को यूज करके मैं सीधा क्या निकाल सकता हूं, हमको बताना है अगर एस एफ डी बी एम डी एंड बी एम डी, तो मैं अब इजीली, मेरे को भले एच ए का वैल्यू या फिर एच बी का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चूंकि मेरे को आर ए आर बी इन सब का वैल्यू पता है, तो मैं अब एस एफ डी बी एम डी इसका बना सकता हूं, क्योंकि एस एफ डी बी एम डी जो भी होगा इट विल बी ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्सेस। तो आर ए जो फोर्स है ये मेरा ट्रांसवर्स फोर्स है इस मेंबर के लिए, लेकिन एच ए या फिर एच बी ये सारे जो फोर्सेस हैं ये मेरा एक्सियल फोर्सेस है इस मेंबर के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज आपसे पूछा है कि एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम भी आपको बनाना है। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम कहने का मतलब, एक क्वेश्चन में मैंने इससे पहले भी बना के दिखाया था कि हमको ये पता लगाना है कि एसी मेंबर में आपका कितना एक्सियल फोर्स है, सीबी मेंबर में कितना एक्सियल फोर्स है, और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए डायग्राम बनानी है। ओके, समझ रहे हो। अब देखो चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम के लिए एक्सियल फोर्सेस को भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, मतलब ये जो सपोर्ट रिएक्शन है एच ए और एच बी, इसको भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं।
तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसी को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन का। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अब ये कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है? बच्चों ध्यान से सुनना समझना, मैं समझा रहा हूं। कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन कहने का मतलब है कॉम्पैटिबल कहने का मतलब है अगर कोई चीज किसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो चीज उसके साथ कॉम्पैटिबल हुआ। मैं आपके लिए कॉम्पैटिबल हूं, समझ रहे हो? मतलब मैं आपको सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन का मतलब स्ट्रक्चर या सोम में ये होता है, कोई कंडीशन हमको इक्वेशन बनानी है, मतलब इक्वेशन एक तरह का कंडीशन पर बेस्ड इक्वेशन बनेगा। तो कोई कंडीशन जो आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, स्ट्रक्चर को देखने के बाद बोलोगे अगर वो कंडीशन इस स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई कर रहा है तो उस कंडीशन को यूज करके अगर आप कोई इक्वेशन बनाते हैं तो वो आपका इक्वेशन हो जाएगा एक कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। बात समझ में आई? फिर से दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन हम स्ट्रक्चर को देखते हुए ऐसा सोचेंगे जो कि वो इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो हो जाएगा उसके लिए कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन। समझ रहे हो? तो जैसे कि यहां पर अगर बात करें क्या होगा कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन, तो ये स्ट्रक्चर था, सुनना। तो यहां पे हिंज था क्या दोनों एंड पर, ठीक है, और यहां पे पॉइंट है सी, ओके, ये ए सी और ये बी। तो देखो यहां पे दोनों सपोर्ट पे, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर हिंज था। तो अगर सपोर्ट ए सपोर्ट बी पर हिंज है तो ये देखो ये एच ए आपका, लेट सपोज ये सपोर्ट रिएक्शन एच ए है और ये सपोर्ट रिएक्शन एच बी है, ठीक है, और यहां से एक एक्सियल फोर्स है पी। अब देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर इसके आगे आप देखोगे वो मैंने पढ़ा दिया, आप देख सकते हो, ये सब चीज मैंने आगे बता दिया है, आप वहां पे देख सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर में। तो देखोगे कि वहां पे मैंने बताया था हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मैंने एक एक्सियल डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको निकाला था। कौन सा? एक्सियल डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल देखो कोई एक मेंबर है, लेट्स सपोज इस मेंबर का ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्मली इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली में एक्सियल डायरेक्शन में एक इस तरह से बाहर निकलता हुआ पी फोर्स आपने लगा दिया। तो ये जो फोर्स है पी फोर्स जो क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ आपको नजर आएगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये टेंसाइल फोर्सेस होती है, टेंसाइल फोर्सेस। समझ में आ रहा है? और एक्सियल फोर्स अगर टेंसाइल हो तो वो होता है मेरा पॉजिटिव, ठीक है, यहां तक समझ में आया? लेट्स सपोज इस मेंबर का जो लेंथ है इट इज एल, इसका जो मटेरियल प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस वो है ई, है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लेट्स सपोज वो है ए, ओके, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब है ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो है ए। तो अब देखो लेट्स सपोज कि इसी मेंबर को मैंने एक एंड पर फिक्स कर दिया और एक कैंटिलीवर जैसा दिख रहा है आपको, और दूसरे एंड पर मैंने एक टेंसाइल लोड P लगा दिया। तो इस P और इसका लेंथ है A, यंग्स मॉडुलस से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी E और क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो अगर पॉइंट ये एक्सियल लोड P लगा दिया, टेंसाइल लोडिंग, तो देखो ये P लगाने के कारण ये आपको क्या लग रहा है कि ये मटेरियल को ये P लोड जो है पुल कर रहा है। तो लेट्स सपोज मटेरियल का लेंथ था L, तो आफ्टर दिस एप्लीकेशन ऑफ P लोड अगर मटेरियल को पुल कर रहा है तो इसमें इलोंगेशन आएगी, मतलब इसका लंबाई बढ़ेगा। तो लेट्स सपोज इसका लंबाई बढ़ गया, ठीक है, बाय सम अमाउंट डेल्टा एल, कितना? डेल्टा एल। तो ये होता है एक्सियल डिफ्लेक्शन। इसको हम देखते, इसको क्या कहते हैं? एक्सियल डिफ्लेक्शन, जो कि होगा नॉर्मल फोर्सेस के कारण। तो ये डेल्टा एल जो लंबाई बढ़ गई तो इसको हम कहते हैं प्लस डेल्टा एल, क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स पॉजिटिव है तो इलोंगेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो ये जो डेल्टा एल है इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इट इज पी एल अपॉन ए ई, सिंपली। समझ रहे कि नहीं? और ये P क्या है? इस मेंबर में जो फोर्स है एक्सियल फोर्स, मतलब ये लेट्स सपोज A और B एंड है, तो ये जो AB मेंबर में जो एक्सियल फोर्स है इट इज P। समझ रहा है? तो इस तरह से ये एक्सियल इलोंगेशन हो सकता है ड्यू टू टेंसाइल लोडिंग। सिमिलरली
एक्सियल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है अगर इसी मेंबर पे अगर उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग जाए, कंप्रेसिव डायरेक्शन में, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब रिडक्शन इन लेंथ, दैट इज नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स के कारण हो रहा है, कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स इज नेगेटिव, समझ रहे हो, तो दैट इज नेगेटिव इन नेचर, तो उसका मैग्नीट्यूड यही सेम निकालेगा माइनस पीएल बाई ए, लेकिन वही नेगेटिव साइन आ जाएगी उसमें, समझ रहा है कि नहीं। ये चीज एक्सियल डिफ्लेक्शन के बारे में है। इसको और डिटेल में कंप्लीट बहुत अलग अलग तरह का बीम का ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन, वो क्रॉस सेक्शन, फलना ढिमका, एक्सियल डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, सब कुछ ए टू जेड आगे वाले चैप्टर में बता दिया है, वो कवर्ड है ऑलरेडी, ठीक है, जाके देख सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया कि मैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लिखने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन बनाऊंगा, तो आपको ये पता चल गया कि एक्सियल फोर्सेस अगर मेंबर में होता है, चूंकि यहाँ पे एक्सियल सपोर्ट रिएक्शन है HA, मेंबर में बीच में फिर एक एक्सियल फोर्स P भी है, HB भी है, तो एक्सियल फोर्सेस अगर मेंबर में होता है तो उसके कारण एक्सियल डिफ्लेक्शन होते हैं। तो अगर एक्सियल डिफ्लेक्शन होते हैं तो मेंबर या फिर इलोंगेट करेगा या फिर रिडक्शन होगा उसमें, समझ रहे हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों एंड पर इसका जो सपोर्ट कंडीशन देखिए, सपोर्ट कंडीशन क्या है, ये सपोर्ट ए हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे आपको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन मिल रहा है, समझ रहे हो। कहने का मतलब है देखो सेम मैं मेंबर लेके चल रहा हूं, यही मेंबर जो पहले बताया था P, यहाँ पे P फोर्स में लगा दिया, तो इस कारण से आपका इलोंगेशन आ रही थी, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा चीज होता जो कि ये इलोंगेशन को नहीं होने देता, मतलब एक तरह का फोर्स, जितना फोर्स के कारण वो इलोंगेशन हो रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं लगा देता तो वो इलोंगेशन नहीं होती, समझ रहे कि नहीं, वो इलोंगेशन नहीं होता। ओके, तो जैसा कि हिंज सपोर्ट है यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको रिएक्शन मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली एट सपोर्ट बी आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन मिल रही है, तो दोनों एंड से आपको रिएक्शन मिल रहा है, मतलब इस बीम पर ड्यू टू एक्सियल लोडिंग आपका कोई इलोंगेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये बीम इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब इसका जितना लेंथ है टोटल L वो हमेशा L ही रहेगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल डेल्टा A to B फॉर दिस बीम इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB इक्वल टू 0, मतलब ये एक्सियल डिफ्लेक्शन के टर्म्स में लिख रहा हूं, एक्सियल डिफ्लेक्शन के टर्म्स में लिख रहा हूं। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया क्या, टोटल एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस मेंबर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस बीम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस बीम के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट कंडीशन ऐसा है, तो ये इक्वेशन जो मैंने लिखा इस बीम के साथ कंपैटिबल है, तो ये हो गया क्या, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये क्या हो गया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, समझ में आया। तो ये इस तरह से कंपैटिबिलिटी लिखा इन टर्म्स ऑफ एक्सियल डिफ्लेक्शन। उसी तरह स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ाया तो वहां पे स्ट्रेन एनर्जी मेथड जब बताया या फिर यूनिट लोड मेथड वगैरह जब बताया, तो उसको जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाया वो डिपेंडिंग ऑन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बनाया, फिर मतलब ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप, कहीं पे स्लोप इक्वल टू मतलब 0 लेके बनाया है ना, ठीक है। तो या फिर कहीं पर टोटल स्लोप इक्वल टू 0 कहने का मतलब है उस सपोर्ट पे मोमेंट रिएक्शन प्रेजेंट होगा, तो स्लोप इक्वल टू 0 लेके अगर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख रहे हैं तो उस सपोर्ट पे जो मोमेंट रिएक्शन प्रेजेंट है उसका वैल्यू निकल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो डिपेंड स्लोप सपोर्ट कंडीशन को देखते हुए, है ना, स्लोप डिफ्लेक्शन इन चीजों को वहां पे ऑब्जर्व करते हुए हम कंडीशन लिखेंगे, तो ऐसे कंडीशन को कंपैटिबिलिटी कंडीशन कहेंगे और उन कंडीशन का फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग डिफरेंट थ्योरी जो डिफरेंट वैज्ञानिकों ने दिया है, और इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, बस यही चीज है कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे तो एक्सियल डिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमको अब पता है कि मेंबर AC में कितना एक्सियल डिफ्लेक्शन होगा, मेंबर CB में कितना एक्सियल डिफ्लेक्शन होगा। क्या होता है एक्सियल डिफ्लेक्शन, एक्सियल डिफ्लेक्शन इक्वल टू, अब फिर ऐसे लिखता हूं डेल्टा एक्सियल, सब कुछ बोल रहा हूं ना, आगे वाले सब चैप्टर में सब कुछ बताया हुआ है। तो डेल्टा एक्सियल इक्वल टू क्या होता है, किसी भी मेंबर का फोर्स इन दैट मेंबर FM, ठीक है,
इंटू लेंथ ऑफ दैट मेंबर L। ये कोई प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन के लिए बता रहा हूं, प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन। प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब थ्रू आउट द लेंथ कोई मेंबर ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर तो ट्रायंगुलर, ऐसे क्रॉस सेक्शन को प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन कहते हैं। मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ आपका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर था फिर वहां पे रेक्टेंगल थोड़ा चौड़ा हो गया तो वो टेपर्ड हो जाएगा, वो प्रिज्मेटिक नहीं रहेगा, समझ गए। तो ये प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन के लिए बता रहा हूं। और यहाँ पर जो मेंबर है ये प्रिज्मेटिक है, मान के चल रहे हैं। तो फोर्स इन मेंबर, अब ये फोर्स इन मेंबर डिपेंड करेगा, कंप्रेसिव भी हो सकता है या टेंसाइल भी हो सकता है, तो माइनस और प्लस ये डिपेंड करेगा आप जब कैलकुलेट करोगे तो, समझ रहे कि नहीं। तो फोर्स इन मेंबर इनटू लेंथ ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर एट दैट सेक्शन जहां पे आप एक्सियल डिफ्लेक्शन लिख रहे हो जिस सेक्शन के लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट मेंबर एट दैट सेक्शन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मेंबर। ये एक तरह का मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया, है ना। इसको एक्सियल रिजिडिटी भी कहेंगे, ये दोनों को मिला के AE, इसको एक्सियल रिजिडिटी कहा जाता है, एक्सियल रिजिडिटी। EI आप देखोगे बेंडिंग, ये मूवमेंट के कंडीशन में इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो EI ये सब चीज तो वे बेसिक बात है, बेसिक बात है। अब देखो, तो अब हम लिखेंगे डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB इक्वल टू 0। तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, हम एक x सेक्शन लेंगे AC मेंबर में और यहाँ पे कितना फोर्स है ये लिखेंगे। अगेन हम x सेक्शन लेंगे CB मेंबर में और यहाँ पे कितना एक्सियल फोर्स है हम ये देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ चीजों को यहीं पर, ओके, लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए। तो मैं अगर बात करूं कि फोर्स इन AC मेंबर, ठीक है, तो ये देखो ये x सेक्शन लिया, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया। क्रॉस सेक्शन के अंदर की ओर जाता हुआ मेरा HA है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर की ओर जाता हुआ कोई फोर्स होता है तो वो कंप्रेसिव हम मानते हैं। तो HA फोर्स इन AC इक्वल टू माइनस HA, कंप्रेसिव नेचर का है। तो अगर कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा AC का अगर इक्वेशन लिखेंगे डेल्टा AC, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस HA फोर्स इन AC मेंबर, ठीक है, यही है फोर्स इन AC मेंबर, इनटू लेंथ ऑफ AC मेंबर कितना है A, डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ AC मेंबर A इनटू E। तो ये हो गया डेल्टा AC। सिमिलरली हम यहां पे लिखेंगे CB मेंबर के लिए फोर्स लिखेंगे। तो CB मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन है देखो x सेक्शन, यहां पे टोटल फोर्स कितना है, देखो एक तो आ गया HA कंप्रेसिव, फिर ये जो मतलब एक्सियल फोर्स P है एट पॉइंट C, ये भी तो इस सेक्शन पे एक्ट कर रहा है P। तो टोटल फोर्स कितना हो गया HA प्लस P, नेचर अगेन कंप्रेसिव, सो तो CB मेंबर में भी आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इज नेगेटिव। तो डेल्टा CB अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, फोर्स तो माइनस HA प्लस ब्रैकेट P इंटू लेंथ कितना है L माइनस A डिवाइडेड बाई AE, प्रिज्मेटिक मेंबर है तो AE तो सेम। तो ये मेरा निकल गया डेल्टा AC और डेल्टा CB। तो मेरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB इक्वल टू 0 था, यही था मेरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो लिख देता हूं, तो लिख दो माइनस HA इंटू A अपॉन AE प्लस, ठीक है, ब्रैकेट माइनस HA प्लस P इंटू L माइनस A अपॉन AE इक्वल टू 0। तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये AE खत्म हो जाएगा,
ठीक है, और ये जो यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो, माइनस एच ए इंटू ए, फिर बचेगा माइनस ब्रैकेट एच ए प्लस पी इंटू एल माइनस ए इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, कौन सा, एच ए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एच ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच ए का वैल्यू निकालो, कितना निकला। तो हमने जस्ट अभी अभी सॉल्व किया यहीं पर, ठीक है, पॉज करके। तो मेरा निकला एच ए इक्वल टू माइनस, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ध्यान से सॉल्व करना, एक ट्रिक है अंदर में, वहां तो दिमाग लगाओ, ठीक है। ट्रिक क्या है देखना, लास्ट में माइनस पी कॉमन ले लेगा, सॉल्व करेगा तो लास्ट में माइनस पी कॉमन ले लेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा एल माइनस ए। अब ये एल माइनस ए क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो मेरा जो रिएक्शन निकला, ये निकला पी ए अपॉन एल माइनस में। तो माइनस कहने का मतलब क्या है, जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो मैंने क्या एज्यूम किया है, ऐसा, लेकिन ये एज्यूम डायरेक्शन इज माई नॉट करेक्ट, और रियल लाइफ में जो एक्चुअली लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा मेंबर के ऊपर, समझ रहे हैं कि नहीं। वेल, तो अगर मेरा एच ए इक्वल टू ऐसा लग रहा है, तो ये तो हो गया एच ए का बात, उसका डायरेक्शन का। अभी हम डायरेक्शन वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले एच बी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एच ए का वही डायरेक्शन को यूज करके एच बी के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी लिखा था। तो जो इक्विलिब्रियम आया था मेरा, क्या आया था, एच ए प्लस पी इक्वल टू एच बी, ठीक है, ये आया था। तो एच ए माइनस पी ए अपॉन एल प्लस पी इक्वल टू एच बी, तो माइनस पी ए प्लस पी एल अपॉन एल इक्वल टू एच बी। तो यहां से मैं क्या करता हूं, p को कॉमन लेता हूं केवल, तो माइनस ए प्लस एल अपॉन एल इक्वल टू एच बी। तो p एल माइनस ए अपॉन एल इक्वल टू एच बी। तो एच बी इक्वल टू एल माइनस ए क्या है, a है, पी ए अपॉन एल। तो एच बी इक्वल टू आपका आ गया प्लस पी ए अपॉन एल। तो एच बी का जो डायरेक्शन है वो सही है, मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन है वो सही है, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया। बस एच ए का एज्यूम डायरेक्शन गलत है, क्योंकि उसका वैल्यू नेगेटिव में आ गया था। सो करेक्ट डायग्राम क्या होगा, विथ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। करेक्ट डायग्राम मेरा ये होगा विथ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। देखिए, ये एच ए पी ए अपॉन एल, यहाँ पे पी फोर्स, इधर पी फोर्स पी ए अपॉन एल, ठीक है। ये रिएक्शन डाउनवर्ड, ये रिएक्शन अपवर्ड, ये रिएक्शन डाउनवर्ड मतलब पी ए अपॉन एल, ये रिएक्शन भी पी ए अपॉन एल। क्लियर है, यहां से यहां तक ये सी, ये एंड ए, ये एंड बी, यहां से यहां तक, सॉरी एक्स सेक्शन बोल रहा हूं, ए, और यहां से यहां तक एल माइनस ए। तो ये, और यहाँ पे एक मूवमेंट क्लॉकवाइज नेचर का पी ए। तो दिस इज माय करेक्ट डायग्राम। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सॉल्व करके कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को लगा के हमने करेक्ट डायग्राम बना दिया। अब इस करेक्ट डायग्राम का एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, एसएफडी, वीएमडी निकाल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, एसएफडी कैसे निकालेंगे बच्चों। लेट्स सपोज मैं अब शियर फोर्सेस का इक्वेशन पहले लिखता हूँ, शियर फोर्सेस एस एफ। तो देखो, हमेशा मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं यहाँ पे दो ही स्पैन है ना, तो मैं हर एक स्पैन में एक एक्स एक्स सेक्शन कट करूंगा। तो लेट्स सपोज स्पैन एसी के लिए लिखूंगा तो एक्स एक्स सेक्शन, चाहे शियर फोर्स लिखूं या बेंडिंग मोमेंट, मैं ये सेक्शन डिसाइड कर रहा हूँ, चाहे एक्सियल थ्रस्ट लिखूं, इसी एक्स एक्स सेक्शन पे लिखूंगा। तो एसी मेंबर के लिए एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट किया, और एक्स फ्रॉम ए मैंने ले लिया, एक्स फ्रॉम ए। सिमिलरली सीबी सेक्शन के लिए एक्स एक्स सेक्शन कट किया, और x कहां से मेजर कर लूंगा, x फ्रॉम c मेजर कर लूंगा। पहले डिफाइन कर दिया मैं x x सेक्शन कहां पे लूंगा, तो शियर फोर्स लिखूंगा फॉर AC सेक्शन, फॉर AC x फ्रॉम c। तो वो सेक्शन को कट करके बाहर निकाल रहा हूं, ये मेरा x x सेक्शन,
तो ये फोर्स पी ए अपॉन एल, ठीक है, मतलब आर ए। तो देखो मेरा इक्वेशन लिखने का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं। तो ये जो मेरा एक्स फेस होगा ये लेफ्ट फेस है, तो लेफ्ट फेस पे आर ए डाउनवर्ड, तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इस एक्स एक्स सेक्शन के राइट फेस पे आर ए अपवर्ड होना चाहिए। तो ये किस तरह का रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉक, मतलब नेगेटिव शियर फोर्स वेरिएशन। तो एस एफ एक्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस आर ए, कांस्टेंट, एक्स के रेस्पेक्ट में कोई वेरिएशन है क्या, नहीं, कांस्टेंट। सो शियर फोर्स एट ए इक्वल टू माइनस पी ए अपॉन एल, और शियर फोर्स एट बी माइनस पी ए अपॉन एल। क्लियर है। शियर फोर्स फॉर सीबी सेक्शन एक्स फ्रॉम सी, देखो सीबी सेक्शन यहाँ पे एक ही रिएक्शन है आर ए, ये सी, एक्स फ्रॉम सी, ये एक्स एक्स सेक्शन मेरा, सी पर क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये एक्सियल थ्रस्ट पी ए पी, और यहाँ पे ये एक्सियल रिएक्शन पी ए अपॉन एल। क्लियर है। तो देखो हमको शियर फोर्स मतलब ट्रांसवर्स फोर्स, ये फेस मेरा लेफ्ट, तो लेफ्ट फेस पे आर ए डाउनवर्ड, तो अगेन एस एफ एक्स अगर मैं लिखूंगा सेम इक्वेशन रहेगा, माइनस आर ए, मतलब शियर फोर्स एट सी इक्वल टू माइनस आर ए, मतलब माइनस पी ए अपॉन एल, और शियर फोर्स एट बी वो भी माइनस आर ए इक्वल टू माइनस पी ए अपॉन एल। समझ में आ रहा है, मतलब पूरे बीम पर शियर फोर्स कांस्टेंट है, और वो किस नेचर का है, नेगेटिव शियर फोर्स। पूरे बीम पर शियर फोर्स कांस्टेंट, और किस नेचर का, नेगेटिव शियर फोर्स। ठीक है, हम लास्ट में एक साथ बनाएंगे डायग्राम। चलो यहाँ पे मैं एसएफडी पहले बना देता हूँ बीम का। ये बीम था मेरा, बीम को अब मैं बॉक्स जैसा नहीं, सिंगल एक लाइन डायग्राम बनाता हूँ। ओके, तो अच्छा बॉक्स बनाता हूँ ताकि एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम भी बनाना है तो उस वक्त आपको समझ में आएगा। तो ये पी ए, यहाँ पे ये पी, और ये आपका आर ए, एच ए, आर बी, एच बी। तो इस बीम का जो एसएफडी आपको मिला, तो पूरे बीम पर नेगेटिव शियर फोर्स मिला, माइनस इसका ये एसएफडी है, और ये नेगेटिव शियर फोर्स कितना का मिला, पी ए अपॉन एल। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन लिखते हैं, बी एम डी। तो बेंडिंग मोमेंट इन ए सी स्पैन एक्स फ्रॉम सी तो यहाँ पे ये पी ए अपॉन एल या फिर आर ए लिख लो इसको, एक्स फ्रॉम सी, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट देखो, रेफरेंस फेस डिसाइड कर लो, ये ऊपर वाला टॉप फाइबर जिसपे लोडिंग है दैट इज मैं रेफरेंस फेस डिसाइड कर लिया। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, देखो एम एक्स इक्वल टू आर ए, मतलब फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो फोर्स आर ए इंटू एक्स लीवर आर्म अबाउट एक्स एक्स सेक्शन। अब इसका नेचर क्या है, क्लॉक मतलब सॉरी नेचर मतलब सैगिंग या हॉगिंग, कैसे देखेंगे। तो ये आर ए किस तरह से रोटेट कर रहा है, डाउनवर्ड रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह से बीम को बेंड करेगा अबाउट एक्स एक्स सेक्शन। तो मतलब टॉप फाइबर में आपका टेंशन जा रहा है, बॉटम में कंप्रेशन जा रहा है, तो नेगेटिव इफेक्ट है क्या। और वेरिएशन क्या है, लीनियर नेगेटिव इफेक्ट है, और वेरिएशन क्या है बच्चे, लीनियर। ओके, तो एम एट ए x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, m एट b सॉरी m एट c x इक्वल टू a इक्वल टू माइनस पी ए अपॉन एल इंटू ए इक्वल टू माइनस पी ए स्क्वायर अपॉन एल, यही होगा। ओके, और ये जो एम सी मिला ये क्या मिलेगा, एट जस्ट
लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट सी, सेक्शन एट सी, क्योंकि ये एक्स सेक्शन को मैं कहां से कहां तक मूव करा सकता हूं, अब फ्रॉम सपोर्ट ए से जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट सी तक मैं इस एक्स सेक्शन को आगे पीछे करवा सकता हूं। क्लियर है? नाउ बेंडिंग मोमेंट फॉर सीबी स्पैन, एक्स फ्रॉम सी, बार बार मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाइए। यहाँ पे ये आर ए, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट पी ए का, ये पॉइंट सी, एक्स फ्रॉम सी, ये एक्स एक्स सेक्शन, तो एम एक्स का इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये ए, एम एक्स इक्वल टू माइनस आर ए प्लस एक्स, ठीक है, फिर प्लस पी ए, समझ रहे हो? सो अगर मैं पुट करूंगा कि एम एट सी निकालना है, ये एम सी एक्स इक्वल टू 0 पुट करके निकालूंगा तो कहां पे मिलेगा, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट सी, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट सी। इसका वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, देखो, माइनस पी ए अपॉन एल इंटू ए प्लस पी ए, तो इतना मिलेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू पी ए अपॉन प्लस में आ जाएगा, प्लस पी ए अपॉन एल, एल माइनस ए। सॉल्व करके देखिए इतना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये पॉजिटिव में चला गया। नाउ अब हमको निकालना है एम एट बी, एम बी, एम एट बी मतलब एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, एल माइनस ए, यही पुट करेंगे ना, x इक्वल टू एल माइनस ए, एक्स इक्वल टू एल माइनस ए इसमें पुट करोगे तो एम एट बी आपको निकल जाएगा 0। वहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो सपोर्ट कंडीशन देखते हुए आप लिख दोगे, क्योंकि वो सिंपल सपोर्ट है तो वहाँ पे मोमेंट ऑब्वियसली 0 होगा, तो 0 लिख देने का डायरेक्ट, ठीक है। वेरिएशन लीनियर, तो इसका बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मैं बना दूं, यहीं से जहाँ पे शियर फोर्स का बनाया था वहीं पे बना देते हैं। तो देखिए ये बीम, ये सी, ठीक है। तो देखो 0 था, 0 से आए इतना, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसा, ये उसका बीएमडी हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वैल्यू होगा पी ए स्क्वायर अपॉन एल, और ये वैल्यू होगा पी एल माइनस ए अपॉन एल, ये उसका बीएमडी हो गया बीम का। ठीक है, वेरिएशन लिख दिया है। नाउ एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाने के लिए मेंबर में हमको एक्सियल फोर्सेस निकालने होंगे। चलो बताते हैं एक्सियल फोर्स। देखो यहाँ पे था एच ए का वैल्यू लिख लो यार, अब पी ए अपॉन एल, फिर ये सी, यहाँ पे था P और ये था पी ए अपॉन एल, ए सी बी। चलो मैं AC सेक्शन में एक्सियल थ्रस्ट निकालना चाहता हूँ, तो देखो AC सेक्शन में मैं एक्स एक्स सेक्शन कट किया। अब इस एक्स सेक्शन पे मैं देख रहा हूँ टेंसाइल फोर्स है पी ए अपॉन एल का, तो ये एक्स सेक्शन कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, A से लेके C तक, तो A से लेके C तक में पूरे में टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव लेता हूँ, तो ये बना दिया कांस्टेंट पी ए अपॉन एल प्लस, ठीक है, ये A और ये C। अब मैं बात करता हूँ CB पे, तो यहाँ एक्स एक्स सेक्शन एक मैंने कट किया। अब ये सेक्शन कट किया तो इस सेक्शन पे आप कहीं से भी देख सकते हो। देखो इस एक्स एक्स सेक्शन पे देखो, आप किधर से भी देखोगे, लेट्स सपोज मैं बी साइड से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को फोर्स मिल रहा है क्या, पी ए अपॉन एल। लेट्स सपोज मैं सी साइड से देखूंगा, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप पी और एक फोर्स पी ए अपॉन एल।
तो अगर इस साइड से देख रहा हूं, ठीक है, तो P माइनस पी अपॉन एल, ओके, तो इसका नेट डायरेक्शन आपका कंप्रेसिव ही आएगा क्रॉस सेक्शन के ऊपर, है ना। तो कंप्रेसिव मतलब नेगेटिव, माइनस पी अपॉन एल। तो ये हो गया आपका एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। तो इस तरह के भी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, सो इम्पोर्टेंट। और एक बीम सॉल्व करते हैं, फिक्स्ड बीम। बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट था, कहना था कि सर फिक्स्ड बीम पे क्वेश्चन कराइए, तो एक फिक्स्ड बीम पर भी सॉल्व करता हूँ।